हेलो स्टूडेंट, आज की संस्कृत की इस लाइव क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने संधि में स्वर संधि और स्वर संधि में भी हमने यण संधि, दीर्घ संधि और अयादि संधि, इन तीन संधियों के विषय में हमने अध्ययन किया था। अब आज की इस वीडियो में आज की इस क्लास में हम जो है वो पूर्व रूप संधि, पररूप संधि के विषय में अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास में हम पूर्व रूप संधि के विषय में अध्ययन करते हैं। पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि, यह संधि कौन सा सूत्र करता है? तो सूत्र आता है कि एंगः पदांताद अति, एंग पदांताद अति। यह सूत्र क्या कहता है? तो समझना भाई, सबसे पहली चीज कि पररूप संधि विधायक सूत्र कौन सा है? तो वह आपका एंग पदांताद अति। कौन सूत्र है? एंगः पदांताद अति। यह सूत्र आपका पूर्व रूप संधि करता है। तो पहला क्वेश्चन क्लियर कि साहब पूर्व रूप संधि करने वाला सूत्र कौन सा? तो एंगः पदांताद अति। तत्पश्चात फिर हम पढ़ते हैं कि साहब ये जो पूर्व रूप संधि है ये होती कहां पर है, किस स्थिति में ये संधि होती है? तो सूत्र कहता है कि एंग को, कौन से एंग को? पदांताद, पद के अंत में। अर्थात ये कहता है कि ए और ओ ये यदि अगर पदांत में हो, प्लस के पहले क्या होना चाहिए? तो ये कहता है कि प्लस के पहले ए और ओ होना चाहिए। प्लस के पहले क्या होना चाहिए? ए और ओ। यानी प्लस के पहले ए और ओ इन दोनों में से कोई एक स्वर हो तथा प्लस के पश्चात अ हो, तो वहां संधि होती है आपकी कौन सी? पूर्व रूप संधि। तो वहां संधि कौन सी होती है? पूर्व रूप संधि। पुनः समझना बाल को कि प्लस के पहले ए और ओ हो, और ये ए ओ किसके होने चाहिए? तो कहा है इसने पदांत का। यानी प्लस के पहले पदांत का ए और ओ हो तथा प्लस के पश्चात केवल अ हो, आ नहीं होना चाहिए, केवल अ हो, तो वहां पर पूर्व रूप संधि होती है। अब सभी बालकों के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हो रही होगी कि साहब यह पदांत क्या चीज है? ये पदांत क्या चीज है? तो बेटा ऐसा है, लिखा गया पदांत। पदांत का संधि विच्छेद जब आप करोगे तब आपको पता चलेगा पद प्लस अंत। क्या होगा? पद प्लस अंत। तो यह कहता है किसी पद के अंत में, किसी पद के अंत में। अब पद क्या है भाई? ए ओ, पद का अंत होना चाहिए। किसी पद के अंत में ए अथवा ओ हो। अब आपके दिमाग में फिर एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अब थोड़ा सा ये बताइए कि ये पद क्या चीज है? तो भैया वैसे तो इसकी जो परिभाषा बताई गई है वह पद की परिभाषा बताई गई है सुप्तिंगतम पदम। सुप्तिंगतम पदम अर्थात सुबंत और तिगंत से युक्त जो भी शब्द होता है वह आपका पद कहलाता है। सुबंत और तिगंत। सुब कितने? तो सु औजस, ये आपके 21 सुबंत होते हैं, और तिप्तस जी, इस प्रकार के आत्मनेपद और प्रश्न पद में 18 ये प्रत्यय आपके होते हैं। तो इनसे ये 18 तिगंत के और 21 सुबंत के, इनसे युक्त जो भी पद होगा, जो भी शब्द होगा, वह आपका जो है वो पद कहलाता है। अब इस लेवल पर हम सुबंत और तिगंत की बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके इस लेवल पर न तो आपको सुबंत समझ में आता है न आपको तिगंत समझ में आता है। इसलिए पद किसे कहते हैं इसकी एक बहुत सरल सी परिभाषा मैं आपको समझा देता हूं। इसलिए आप वहां सुबंत तिगंत, सुबंत 21, तिगंत 18, आत्मनेपद और प्रश्न पद, इस पर आप मत उलझिए। आप तो पुनः समझिए कि संधि कौन सी? पूर्व रूप संधि। संधि कौन सी? पूर्व रूप संधि। यह संधि
कौन सी सूत्र करता है? तो एंगा पदांता दति, यह सूत्र आपकी पूर्व रूप संधि करता है। यहां तक क्लियर? फिर बात आती साहब कि पूर्व रूप संधि होती कहां पर है? तो बेटाओ इसने कहा है कि प्लस के पहले ए और ओ इन दोनों में से कोई एक वर्ण होना चाहिए। प्लस के पहले ए और ओ इन दोनों में से कोई एक वर्ण होना चाहिए और प्लस के पश्चात केवल अ होना चाहिए, तो वहां आप निश्चित रूप से आंख बंद करके पूर्व रूप संधि कर सकते हो। अब बात आती ए ओ। ए ओ किसका होना चाहिए? तो बता रहा है कि ए ओ पदांत का होना चाहिए। ए ओ किसका होना चाहिए? पदांत का होना चाहिए। फिर आपके दिमाग में प्रश्न आएगा, साहब ये पदांत क्या है? पदांत किसे कहते हैं? तो पदांत का मतलब पद का अंत, यानी किसी पद के अंत में ए और ओ होना चाहिए। अब साहब पद का अंत ये तो समझ में आ गया, किंतु पद हमारे समझ में नहीं आया, पद किसे कहते हैं? तो सरलतम रूप से आप समझ सकते हो कि पद किसे कहते हैं। तो बेटाओ जिसका हम वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं, जो शब्द बनकर के तैयार हो चुका है, वह हमारा पद कहलाता है। जिसका कोई अर्थ निकलता है, जिसके रूप चलते हैं, वो आपका पद कहलाता है। और जिसके रूप नहीं चलते, जिसका हम वाक्य में प्रयोग नहीं कर सकते, और जो शब्द बनने की प्रक्रिया जो होती है, वो कहलाता है अपदांत। वो क्या कहलाता है? अपदांत। इसको आप यूं और समझ सकते हो कि जिसका कोई अर्थ निकलता हो, जिसका कोई अर्थ निकलता हो वह तो कहलाता है पदांत, और जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता वह कहलाता है अपदांत। यह सबसे सरलतम तरीका है पद और अपद इन दोनों के अंतर को स्पष्ट करने का। पुनः समझ सकते हो कि किसी शब्द का यदि अगर कोई अर्थ निकल रहा है, इसका मतलब वह पद है, और किसी शब्द का कोई अर्थ नहीं निकल रहा, इसका मतलब पद नहीं है बल्कि वो अपद है। वह क्या है? अपद। अर्थात जो शब्द बन करके वाक्य में प्रयोग होने के लिए तैयार हो चुका है उसे हम पद कहेंगे, और जहां शब्द निर्माण की प्रक्रिया चल रही हो वह हमारा अपदांत कहलाता है। इतना सा अंतर आप कर सकते हो। यह आपका पद और अपदांत दोनों का अंतर स्पष्ट करता है। तो पुनः आ जाइए, हमारी जो संधि का नियम है वह कहता है कि प्लस के पहले ए और ओ ये किसी पदांत के होने चाहिए, तथा प्लस के पश्चात अ हो तो वहां पूर्व रूप संधि होती है। अच्छा भैया, परिवर्तन क्या करना है? तो अब तक आप प्लस के पहले वाले को हटाते आए हुए हो। अब इस संधि में आपको प्लस के पश्चात वाले शब्द को, प्लस के पश्चात वाले वर्ण को आपको हटाना है। यानी इस संधि में आपको किसको हटाना है? इस अ को। और अ के स्थान पर मेरे बेटा हो इस प्रकार का चिन्ह जिसे हम अवग्रह का चिन्ह कहते हैं, वह आपको निर्माण करना है, और आपकी पूर्व रूप संधि समाप्त होती है। पुनः समझना, बहुत छोटी सी और बहुत सरल संधि है। क्या है कि साहब पूर्व रूप संधि, यह संधि कौन सा सूत्र करता है? तो यह संधि एंगा पदांता दति, यह सूत्र यह संधि करता है। तो साहब एंगा पदांता दति यह सूत्र पूर्व रूप संधि करता है, लेकिन पूर्व संधि होती कहाँ है, किस स्थिति में होती है? तो बेटा बताया गया है कि प्लस के पहले यदि अगर ए और ओ हो तथा प्लस के पश्चात अ हो तो वहां आपको पूर्व रूप संधि करनी होती है। और ए ओ किसके होने चाहिए? पदांत के। तो वहां पूर्व रूप संधि होगी। अच्छा, परिवर्तन क्या होगा? तो परिवर्तन यह होगा मेरे लालो, इस अ को आपको हटाना है और इस अ के स्थान पर आपको अवग्रह यानी इस एस के रूप में अवग्रह का चिन्ह बनाना है। यही आपकी पूर्व रूप संधि कहलाती है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लिखा गया है हरे प्लस अव। अब आप बेटा यहां देखोगे कि प्लस के पहले ए और ओ इन दोनों में से कोई एक वर्ण होना चाहिए। तो आप नोट करोगे कि रे में क्या मिला हुआ है? ए,
क्योंकि आप इसको अलग करके देख लीजिए तो इस प्रकार से है, ये है र और ए तत्पश्चात अव। तो प्लस के पहले क्या है आपका ए, मैंने कहा था प्लस के पहले ए ओ दोनों में से कोई एक वर्ण होना चाहिए, तो प्लस के पहले ए आ रहा है और ये ए किसका होना चाहिए, पदांत का होना चाहिए। तो हरे, हरे आपका शब्द रूप है, हरे जो है वो हरि शब्द का शब्द रूप चलता है, तो वहां पर हरे शब्द का निर्माण होता है, तो यह आपका शब्द रूप है। अवमानी रक्षा करना, हे हरि हमारी रक्षा करो, तो यहां पर मैंने कहा था जिसके रूप चलते हो, तो इसके रूप चल रहे हैं, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, पदांत कहलाएगा। और इसका मतलब हुआ हे हरि हमारी रक्षा करो, तो इसका अर्थ भी निकल रहा है। तो जिसका अर्थ निकले वो पद कहलाता है, जिसके रूप चले वो अर्थ कहलाता है, जिसका वाक्य में प्रयोग किया जाए वो आपका पद कहलाता है। जिसका रूप चले वो भी पद, जिसका कोई अर्थ निकले वो भी पद, जिसका वाक्य में प्रयोग किया जाए वो भी पद कहलाता है। और जहां पर तीनों चीज नहीं होती वो आपका अपदांत कहलाता है। तो यहां पर हरि का अर्थ निकल रहा है और ये आपका शब्द रूप है, इसलिए ये पद है। और पद के अंत में क्या आ रहा है, ए, पश्चात क्या आ रहा है, ए। अब आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, इस ए को तो हटा देना है। ए के स्थान पर आपको इस प्रकार का एस का चिन्ह यानी अवग्रह का आपको चिन्ह बना देना है। तो इस प्रकार से जब आप बनाओगे तो ये बन जाएगा हर ए। अब इस ए के स्थान पर अवग्रह का चिन्ह, पीछे वह जोड़ दो मेरे बेटा हो, र में ए मिल गया तो रे, हरे, और पीछे अवग्रह का चिन्ह और अव, शब्द बन गया आपका हरे अव। डायरेक्ट सीधे जोड़ सकते हैं कि हरे प्लस अव, प्लस के पहले ए प्लस के पश्चात ए, इस ए को हटा दो और इस ए के स्थान पर आपको अवग्रह का निर्माण कर देना है। यह आपकी पूर्व रूप संधि कहलाती है। आगे फिर एग्जाम्पल पढ़ते हम, जैसे कि लिखा गया है ग्रामे अस्मिन। तो देखो बेटा हो, इसमें भी आप देखोगे कि ग्रामे, ग्रामे, इस ग्रामे में ए मिला हुआ है और ये आपका सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, यानी इसके रूप चलते हैं। और ग्रामे का मतलब होता है ग्राम में, यानी गांव में, ठीक है। तो इसका मतलब ये ए किसका है, पदांत का है, पीछे आ रहा है, इसका मतलब संधि कौन सी होगी, पूर्व रूप संधि होगी। और पूर्व रूप संधि का मतलब है इस ए को हटा देना है और ए के स्थान पर आपको सीधे अवग्रह का प्रयोग कर देना है और इस प्रकार से ये रूप बन जाएगा आपका ग्रामे अस्मिन। ग्रामे अस्मिन, ठीक है भाई। तो पूर्व रूप संधि किसे कहते हैं, जहां पूर्व यानी पहले के, रूप यानी समान हो जाना, जहां बाद वाला वर्ण पूर्व वाले यानी पहले वाले वर्ण के समान हो जाए तो वह संधि आपकी पूर्व रूप संधि कहलाती है। जैसे ग्रामे अस्मिन, जैसे कि लिखा गया है कि वने अटती, तो सीधे बना दो रे बेटा हो, वने अटती। जैसे कि लिखा गया है सो प्लस अपि, जैसे कि लिखा गया है भूयो अपि, जैसे कि लिखा गया है को अत्र। कुछ नहीं करना, प्लस के पहले क्या आ रहा है, ओ, सो, ठीक है। तो प्लस के पहले क्या आ रहा है, ओ, प्लस के पश्चात ए, तो आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है। पहले पद को एज इट इज, जैसा का तैसा लिख देना है। दूसरे पद में जो ए है उस ए को हटा देना है और ए के स्थान पर आपको अवग्रह का चिन्ह बना देना है और अंत में लिखा हुआ है पी, तो आपको यूं का यूं लिख देना है, तो बन गया आपका सो पी। जैसे कि लिखा भूयो पी, तो पहले पद में कोई परिवर्तन नहीं करना है, दूसरे पद में ए के स्थान पर अवग्रह का निर्माण कर देना है
और फिर आपको एज इट इज लिख देना है। जैसे कि लिखा को अत्र, तो को का तो कोई आ जाएगा और इस अ के स्थान पर आपको कुछ नहीं करना है, अवग्रह का चिन्ह बना देना है और ये बन जाएगा आपका कोअत्र। इस प्रकार से आपकी जो ये पूर्व रूप संधि है वो समाप्त होती है। बेटा पूर्व रूप संधि बहुत ही सरल संधि है, पुनः आप समझ सकते हैं इसको। पूर्व रूप संधि कहां होती है कि यदि अगर प्लस के पहले यानी प्रथम पद के अंत में ए ओ हो तथा द्वितीय पद के प्रारंभ में अ हो तो वहां आपको पूर्व रूप संधि कर देनी होती है। और परिवर्तन क्या होगा, तो परिवर्तन पहले वाले पद में आपको किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना है। दूसरे पद में जो अ दे रखा है उस अ को हटा देना है और अ के स्थान पर अवग्रह यानी इस एस का जो चिन्ह है अवग्रह का जिसे हम चिन्ह बोलते हैं, आपको उसका निर्माण कर देना है। यही आपकी पूर्व रूप संधि है। आपको सिर्फ मेरे बेटाओ इस सूत्र को याद कर लेना है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। पूर्व रूप संधि समाप्त। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल की बात करें तो मैंने लिखा हुआ है हरे प्लस अव, हरे प्लस अव सीधे जोड़ सकते हो, अ को हटा दो, हरे पहले पद को यूं का यूं लिख दो, तो जो कहते हो हमने पहले पद को लिख दिया हरे, अ के स्थान पर अवग्रह यानी एस का चिन्ह बना दिया, वह पीछे लिखा हुआ है, तो हरे प्लस अव बराबर क्या बन गया, हरे अव। जैसे कि ग्रामे अस्मिन, तो पहला पद यूं का यूं आ जाए ग्रामे, दूसरे पद में अ को हटा दो, अ के स्थान पर अवग्रह का चिन्ह बना दो और बाकी यूं का तो लिख दो, तो बन गया ग्रामे अस्मिन। वने अटति तो वने अटति, सो अपि तो सो अपि, भूयोपि तो भूयोपि, को अत्र तो को अत्र। बात करते हम मेरे बेटाओ इसकी पहचान की, तो पहचान क्या कहती है, पहचान कहती है प्रत्येक संधि की पहचान मैंने आपको नोट करवाई है, इसलिए आप इस संधि की पहचान भी अपनी नोटबुक में नोट करें। तो पूर्व रूप संधि की जो पहचान है वो ये कहती है कि यदि अगर किसी शब्द के मध्य में आपको इस प्रकार का, किसी शब्द के मध्य में आपको इस प्रकार का अवग्रह का चिन्ह दिखाई दे, इस प्रकार का अवग्रह का चिन्ह आपको दिखाई दे, तो आप निश्चित रूप से आंख बंद करके वहां पर पूर्व रूप संधि कर सकते हैं। किसी शब्द के मध्य में आपको इस प्रकार का अवग्रह का चिन्ह दिखाई दे तो वहां संधि कौन सी करोगे, आप पूर्व रूप संधि करोगे। इस प्रकार से पूर्व रूप संधि आपकी समाप्त होती है। अब आगे हम बढ़ते हैं और पररूप संधि की बात करते हैं। समझना बेटा ध्यान से, यण संधि समाप्त, दीर्घ समाप्त, अयादि समाप्त और अब आपकी पूर्व रूप समाप्त। नंबर 5 पर हम पढ़ते हैं पररूप संधि। और मेरे बेटा यदि अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो यह संधि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी और जहां तक मैं समझता हूं शायद ही कोई बालक ऐसा होगा जो इस क्लास के माध्यम से संधि नहीं सीख पाए। मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि कोई भी बालक हो, चाहे वो कक्षा 10 का हो, चाहे 9 का हो, चाहे 12 का हो, चाहे रीट का हो, चाहे सेकंड ग्रेड का हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड का, कोई सा बालक क्यों ना हो, इस लाइव क्लास के माध्यम से वह अपनी व्याकरण को बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार कर सकता है और किसी भी परीक्षा में वह इस लाइव क्लास के माध्यम से अपने व्याकरण को तैयार करके परीक्षा में सफलता हासिल कर सकता है। तो हम बात करते हैं अगली संधि किसकी, पररूप संधि की। पररूप संधि, पररूप संधि किसे कहते हैं भाई, तो देखो पहली पढ़ी हमने पूर्व रूप, अब हम पढ़ेंगे कौन सी बेटाओ, पररूप। तो पररूप संधि किसे कहते हैं, तो पररूप, पूर्व का मतलब पहला और पर का मतलब बाद और रूप यानी समान हो जाना, पर मानी बाद वाले और रूप यानी समान हो जाना, यानी बाद वाले के समान हो जाना। अर्थात जहां पहला वाला वर्ण बाद वाले वर्ण के समान हो जाए, पहला वर्ण बाद वाले के समान हो जाए तो उसे हम पररूप संधि कहते हैं। पर यानी बाद वाले के और रूप यानी समान हो जाना, अर्थात पररूप का मतलब क्या हुआ, बाद वाले के समान हो जाना। अर्थात जहां पूर्व वर्ण पर वर्ण के समान हो जाए, अर्थात जहां पहला वाला वर्ण बाद वाले वर्ण के समान हो जाए, तो वह संधि आपकी पररूप संधि कहलाती है।
ठीक है बेटाओ। अब बात करते हैं कि साहब पररूप संधि कौन सा सूत्र करता है, तो आपकी लघु सिद्धांत कौमुदी में लिखा गया है एंगी पररूपम। ये कहता है कि साहब एंगी पररूपम, कि एंगी पररूपम इस सूत्र के माध्यम से, इस सूत्र से पररूप संधि होती है। एंगी पररूपम इस सूत्र से पररूप संधि होती है। जैसे कि बेटा मैंने कहा था आपको सूत्र याद करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें लिखा हुआ पररूपम, पररूप संधि होती है, पररूप संधि होती है। ठीक है, तो पररूप संधि करने वाला सूत्र कौन सा? एंगी पररूपम। ठीक है बेटाओ। अब बात आती है कि साहब पररूप संधि होती कहां है, तो सूत्र कहता है एंगी, एंग को पररूप होता है, अर्थात तो समझना भाई, ये कहता है कि यदि अगर प्रथम पद के अंत में अ किसी उपसर्ग का हो, प्रथम पद के अंत में अ किसका हो? किसी उपसर्ग का हो, तथा द्वितीय पद के प्रारंभ में ए और ओ से प्रारंभ होने वाली धातु हो, तो वहां पररूप संधि होती है। समझना भाई क्या कहता है ये कहता है कि यदि अगर प्रथम पद के अंत में, यानी प्लस के पहले, यदि प्लस के पहले अ हो, प्लस के पहले क्या देखना है आपको? अ, और ये अ किसका होना चाहिए? ये अ किसी उपसर्ग का होना चाहिए, तथा प्लस के पश्चात ए अथवा ओ, इन दोनों में से कोई एक स्वर हो, और ये ए ओ किसके होने चाहिए? तो ये ए ओ किसी धातु के होने चाहिए, तो वहां संधि कौन सी होगी? तो वहां संधि आपकी पररूप संधि होती है। देखो बेटाओ, जस्ट अपोजिट हो गया इसका, किसका? पूर्व रूप का, क्योंकि संधि भी दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। पूर्व रूप पहले वाले के समान, पर रूप बाद वाले के समान, तो एक तो पहले वाले के समान हो रहा है और एक बाद वाले के समान हो रहा है, तो एक दूसरे के क्या है? ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। एक तो पहले वाले के समान, दूसरा बाद वाले के समान, तो ये एक दूसरे के अपोजिट है। इसलिए आप देखोगे तो पूर्व संधि में अ कहां आता है? बाद में, और ए ओ कहां आते हैं? पहले। जबकि पररूप संधि में जस्ट इसका उल्टा हो गया, अ आ रहा है पहले और ए ओ आ रहे हैं बाद में। तो पुनः समझना, यह कहता है कि प्लस के पहले अ होना चाहिए, प्लस के पहले क्या होना चाहिए? अ होना चाहिए, और प्लस के पश्चात ए ओ, इन दोनों में से कोई एक स्वर होना चाहिए, तो वहां संधि कौन सी? पररूप संधि होती है। किंतु अ किसका होना चाहिए? किंतु अ किसी उपसर्ग का ही होना चाहिए, यानी ऐसा उपसर्ग जिसके अंत में अ शेष बचता हो, तो वह आपका अवर्णांत उपसर्ग कहलाता है। ठीक है, और ए ओ किसके होने चाहिए? कि साहब प्लस के पश्चात ए ओ तो होने चाहिए, किंतु ए और ओ किसी धातु के होने चाहिए, यानी ऐसी धातु जिसके प्रारंभ में या तो ए आता हो या फिर ओ आता हो। तो ऐसी स्थिति में ही आप वहां पर पररूप संधि कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम उदाहरण देखते हैं, प्र प्लस एजते, प्र प्लस एजते। तो बेटा आप यहां पर देखोगे कि प्र 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 में क्या मिला हुआ है? अ। यदि अगर आप इस प्रकार से भी इसको नहीं देख पा सकते हो, इसकी पहचान नहीं कर सकते हो, तो मेरे बेटा हो आप एक बार बोल करके देख लीजिए। कि संस्कृत में सीधा सा तरीका होता है, किसी शब्द को पहचानना हो तो शुद्ध उच्चारण आदमी का होना चाहिए। एक बार बोल लो, पता चल जाएगा। तो लिखा हुआ प्र, क्या लिखा हुआ है? प्र। तो अंत में ध्वनि किसकी निकली? अ की, प्र अ। तो यानी प्र प्र में क्या मिला हुआ है? अ। इसको आप अलग करोगे तो इस प्रकार की स्थिति हो जाएगी। ये प्र प्र में क्या मिला हुआ है? अ। ठीक है, तो ये अ किसका है? ये अ प्र उपसर्ग का है, तो अ किसका होना चाहिए? उपसर्ग का होना चाहिए। और बाद में क्या लिखा हुआ है? एजते। तो आप प्लस के पहले तो अ है
और प्लस के पश्चात ए है। हमारा सूत्र कहता है प्लस के पहले ए होना चाहिए और प्लस के पश्चात ए और ओ इन दोनों में से कोई एक वर्ण होने चाहिए, तो यहां पर ए आ रहा है। तो संधि कौन सी? पररूप संधि होगी। ए किसका होना चाहिए? उपसर्ग का। तो प्र प्रा अब सम अनु अवनिश दुर, ये 22 जो आपके उपसर्ग कहलाते हैं। तो प्र आपका क्या है? प्र आपका एक उपसर्ग है। तो उपसर्ग के अंत में क्या आ रहा है? ए। और ये ए है, किंतु ये ए भी क्या है? ए जिते एक धातु है, तो यह ए भी एक धातु से प्रारंभ होने वाला वर्ण है, धातु का प्रारंभिक वर्ण है। ठीक है, तो ये ए तो उपसर्ग का हो गया, ए किसका हो गया? धातु का हो गया। तो यहां संधि कौन सी होगी? यहां संधि आपकी कौन सी होगी? पररूप संधि होगी। परिवर्तन क्या होगा? परिवर्तन यहां पर कुछ नहीं होगा, बल्कि ये होगा, ये जो ए है, ये ए का अस्तित्व समाप्त होकर के ए के अंदर समाहित हो जाता है। इसलिए आप एक तरह से यूं मान सकते हो, यहां पर ए साइलेंट हो जाता है और आपको कुछ नहीं करना, आपको जैसा का तैसा जोड़ देना है और प्र प्लस एजते बराबर क्या बन जाएगा? प्रेजते। प्र प्लस एजते बराबर प्रेजते। जैसे कि लिखा गया उप प्लस औषधि, उप प्लस औषधि। तो आप देखोगे बेटा उप प्लस के पहले क्या आ रहा है? प अंत में क्या आ रहा है? ए। तो इस प में भी क्या मिला हुआ है? ए। और उप आपका एक उपसर्ग है। इधर औषधि एक धातु है और प्लस के पश्चात क्या आ रहा है? ओ। तो इधर तो आ रहा है आपका ए, इधर आ रहा है ओ, यह आपका उपसर्ग है, यह आपकी धातु है। तो यहां पर भी संधि कौन सी हो जाएगी भाई? यहां पर भी संधि आपकी हो जाएगी पररूप संधि। और यह जो अ है, यह अ का समावेश ओ के अंदर हो जाएगा, कि पहले वाला वर्ण बाद वाले वर्ण के क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। इसलिए उप प्लस औषधि को जब आप जोड़ोगे तो ये भी आपका बन जाएगा मेरा बेटा हो उपौषधि। जैसे कि अव प्लस ओखति, जैसे कि उप प्लस एलियति। तो अव प्लस ओखति जोड़ दो। अब आपका उस उपसर्ग है, कुछ नहीं करना, वह में ओ को जोड़ दो तो वो, और ये बन गया आपका अवोक्ति। उसी प्रकार उप प्लस एलियति बराबर क्या बन जाएगा बेटा? ओ उपेलियति। जैसे कि प्र प्लस एशियति, तो ये भी बन जाएगा आपका प्रेषयति। बात समझ में आ गई? पुनः समझना कि जैसे कि पररूप संधि कहां पे होगी? तो ये कहता है कि प्लस के पहले ए होना चाहिए तथा प्लस के पश्चात ए अथवा ओ इन दोनों में से कोई एक वर्ण होने चाहिए। अब ए तो किसका होना चाहिए? ए किसी उपसर्ग का होना चाहिए, ए ओ किसी धातु के होने चाहिए। तो वहां पर संधि कौन सी? पररूप संधि होती है। परिवर्तन क्या होगा? परिवर्तन आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि इस ए का समावेश बाद वाले वर्ण में हो जाता है। जैसे कि प्र प्लस एजते बराबर प्रेजते, उप प्लस औषधि बराबर उपोषधि। जैसे कि अव प्लस ओक्ति बराबर अवोक्ति, उप प्लस एलियति उपेलियति, प्र प्लस एष्यति बराबर प्रेष्यति। और आपकी इस लेवल पर यह संधि जो पररूप संधि है वो समाप्त होती है। लेकिन हो सकता है कुछ विद्वान विद्यार्थी हो और वो विशेष उदाहरण की ओर समीक्षा करे, सकंदो, करकंदो, कुल्टा, मनीषा, हलीसा, लांगलीसा, सीमंत, मार्तंड, पतंजलि। तो भैया ऐसा है, वह उदाहरण आपके इस लेवल के उदाहरण नहीं होते हैं, कक्षा 10 के लेवल के अनुसार वो नहीं होते हैं। फिर भी मैं एक बार थोड़ा सा उनको लिख देता हूं, किंतु आपको कक्षा 10 वालों को वह उन उदाहरणों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, जो बालक किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो उनको वो उदाहरण पढ़ने की आवश्यकता होती है। जैसे कि सीमंत, करकंदू, सकंदू, सकंदू करकंदू, कुल्टा, मनीषा,
हलीशा, लांगलीशा, मार्तंड, सकंदु करकंदु उल्टा, मनीषा, हलीशा, लांगलीशा, सीमर्त, मार्तंड। इस प्रकार के जो उदाहरण है बेटाओ, इन सारे उदाहरणों में भी आपकी पररूप संधि होती है। लेकिन पुनः कह रहा हूं, यह कक्षा 10 के स्तर के अनुकूल नहीं है। कक्षा 10 पर इस संधि के इन उदाहरणों के विषय में नहीं पूछा जाता, क्योंकि एक वार्तिक चलती है और वार्तिक जो है वह है सकंदवादीसु पररूपम वाच्यम। इस वार्तिक के अनुसार इन सारे शब्दों में भी पररूप संधि होती है, लेकिन वो कक्षा 10 के लेवल के स्तर के अनुसार नहीं है। हो सकता है कोई विद्वान व्यक्ति आपको पढ़ा दे कहीं पर, लेकिन आप उसको ना पढ़े। फिर मैंने लिख दिया है इन सभी उदाहरणों में आपकी पररूप संधि होती है। और बेटा हो, इस प्रकार से आगे पररूप संधि समाप्त होती है। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि आज की हमने इस क्लास में पररूप संधि और पूर्व रूप संधि, इन दो संधि के विषय में अध्ययन किया। अगली क्लास में हम गुण संधि और वृद्धि संधि के विषय में अध्ययन करेंगे। ठीक है बेटाओ, ध्यान से पढ़ना, स्वस्थ रहना।